फ्रेंड्स, आज का जो हमारे पास टॉपिक रहने वाला है वो हमारे पास है किसका, ग्रेफाइट का। इससे पहले जो है हमने डिस्कस किया था अबाउट किसके बारे में डिस्कस किया था, डायमंड के बारे में डिस्कस किया था। अगर आप चाहते हैं कि डायमंड के ऊपर थोड़ा सा आप जाने तो आप जो है इस वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है एक लिंक दिया हुआ है, वहां पे आप क्लिक करें, वहां से आप देख सकते हैं डायमंड के बारे में। आज का जो हमारे पास टॉपिक रहने वाला है वो है ग्रेफाइट के ऊपर। तो बेसिकली ग्रेफाइट है क्या, ग्रेफाइट भी हमारे पास एलोट्रॉप है किसका, कार्बन का। लेकिन एलोट्रॉप में से कौन सा वाला, क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन में से जो है हमारे पास एक फॉर्म है ग्रेफाइट। अगर हम इस ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट भी डायमंड की तरह जो है नेचर में आकर करता है। इस ग्रेफाइट को हम जो है आर्टिफिशियली प्रिपेयर भी कर सकते हैं। आर्टिफिशियली हम इसको कैसे बना सकते हैं, हम लेंगे इलेक्ट्रिक फर्नेस में हम मिक्सचर लेंगे। मिक्सचर किस चीज का लेंगे, हम लेंगे सैंड और कोक का, और टेम्परेचर रखेंगे कितना, 3300 केल्विन का हम टेम्परेचर रखेंगे। लेकिन किसमें, इलेक्ट्रिक फर्नेस में हम ये चीजें लेंगे, टेम्परेचर रखेंगे 3300 केल्विन, तो हमारे पास जो होगा ग्रेफाइट की फॉर्मेशन होगी। तो इस तरह से हम इसको आर्टिफिशियली प्रिपेयर भी करते हैं। अगर हम इस ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर की बात करें, बेसिकली ये एलोट्रॉप ऑफ कार्बन ही तो है, इसमें क्या होगा, कार्बन एटम्स ही तो होंगे। तो यहाँ पे जो कार्बन एटम्स होते हैं, हर एक कार्बन एटम जो होता है इसकी यहाँ पे क्या होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। और यहाँ पे हर एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ किस तरह से अटैच होता है, किस तरह से लिंक होता है, किस तरह से ज्वाइन होता है, बाय कोवलेंट बॉन्ड के जरिए। तो इस तरह से अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो हमें जो है कुछ लेयर्ड जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, या हम ऐसे कहेंगे कि 2 डायमेंशनल शीट लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, जिसमें क्या होती है, बेंजीन की रिंग्स जैसी जो है हमें देखने को मिलती हैं। और वो लेयर्स, वो रिंग्स आपस के, उन रिंग्स में आपस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो क्या होती है, वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से वो आपस में हेल्ड टुगेदर रहते हैं। उसके अलावा 2 सक्सेसिव लेयर्स के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो कितना होता है, 340 पिकोमीटर। उसके अलावा ये जो ग्रेफाइट है डायमंड की तरह जो है ये भी क्या है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है। यहाँ पे अगर हम जैसे हमने बात की, यहाँ पे जो कार्बन एटम्स होंगे वो क्या होंगे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे, आपस में कोवलेंटली बॉन्डेड होंगे। यहाँ पे कार्बन एटम्स जो होंगे उनके बीच की बॉन्ड लेंथ जो होगी वो कितनी होगी, 141.5 पिकोमीटर की होगी। उसके अलावा यहाँ पे कुछ अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, जैसे हम कहते हैं कि ग्रेफाइट जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है, एक तो कार्बन की क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, दूसरा हम जानते हैं कि कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो यहाँ पे इस ग्रेफाइट के केस में क्या होता है कि 4 में से 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, जबकि जो एक लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन जो बचता है वो क्या होता है, वो फ्रीली मूव करता है। इस वजह से क्या होता है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। उसके अलावा जो होता है, हम क्या कहते हैं कि ग्रेफाइट जो होता है एज कम्पेयर टू डायमंड तो हार्ड होता है, क्योंकि उसके अंदर का अरेंजमेंट जो होता है कॉम्पैक्ट क्लोजली अरेंज होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है वैसा नहीं होता। यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे तो लेयर्स होती हैं, और लेयर्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो क्या होती है, वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, ये सॉफ्ट होता है। उसके अलावा जो है अगर हम थोड़ा बहुत इसके यूजेस के बारे में भी देख लें तो इसका इस्तेमाल जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड्स होती हैं उन इलेक्ट्रोड्स को बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि यह सॉफ्ट होता है, ग्रीजी होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल जो है किसके लिए किया जाता है, जो हमारी मशीनरी के पार्ट्स होते हैं उनको लुब्रिकेट करने के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा जो है स्टील इंडस्ट्री में जो है इसका इस्तेमाल एज रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे भी किया जाता है। और हम जानते भी हैं, जब हमारे पास जो पेंसिल होती है उसकी नोक से जब हम पेपर के ऊपर लिखते हैं तो कैसा लिखने आता है, ब्लैक। वो भी जो है एज जो क्या होता है, वो
ग्रेफाइट की वजह से ही ऐसा होता है। और इसके अलावा जो भी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होंगी कार्बन की, इनको जब हम बर्न करते हैं तो ये बर्न किसके कहाँ कैसे होते हैं, एक तो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होता है, और दूसरा ये कि जब भी ये बर्न होंगे, इनके बर्न होने से क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, प्रोड्यूस होगी, जो ये इंडिकेट करेगा कि ये क्या है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है। तो अभी हम जो है फुलरीन्स के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है, थोड़ी बहुत इसकी डिस्कवरी के बारे में जान लेते हैं। तो क्या होता है, बिफोर 1985 से पहले हमें सिर्फ और सिर्फ इतना पता था कि क्रिस्टलाइन एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन में सिर्फ और सिर्फ दो ही एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हमें पता थी। कौन कौन सी थी, जो हमने पहले पढ़ ली, डायमंड और ग्रेफाइट। लेकिन 1985 में जो है हमारे पास 3 साइंटिस्ट आए, जिनका नाम क्या था, H.W. प्रोटो, स्मैली और रॉबर्ट कॉर्ल। इन तीनों ने एक ही साथ जो है कलेक्टिवली काम किया, और इन्होंने हमें यह बताया कि नहीं जी, सिर्फ और सिर्फ दो ही एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन नहीं है, बल्कि एक और एलोट्रॉपिक फॉर्म है कार्बन की, जिन्हें हम क्या कहते हैं, फुलरीन्स कहते हैं। तो इस काम के लिए, इस डिस्कवरी के लिए जो है इन तीनों साइंटिस्टों को जो है केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज से नवाजा भी गया, रिवार्ड किया गया इनको जो है नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री में। तो बात करें अगर फुलरीन्स की, तो फुलरीन्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं न्यू फैमिली ऑफ एलोट्रॉप्स की, जो इसमें कि इन फुलरीन्स के अंदर क्या होता है, इनके अंदर जो है ये कंटेन करते हैं लार्ज नंबर ऑफ स्फेराइडल मॉलिक्यूल्स, जो बेसिकली उनके अंदर क्या होगा, कार्बन एटम ही होगा। तो वैसे तो बहुत सारे फुलरीन्स हैं, लेकिन उन सारे फुलरीन्स के में से जो है C60 फुलरीन जो है हमारे पास, वही क्या होता है, मोस्ट स्टेबल होता है। इसी के स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे। तो अगर हम बात करें इस C60 फुलरीन की, तो इसे हम बकी बॉल भी कहते हैं, इस नाम से भी हम इसे जानते हैं। इसे हम सॉसर बॉल भी कहते हैं, या सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम समझें तो ये जो फुलरीन है जस्ट लाइक फुटबॉल की तरह है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, तो इसके स्ट्रक्चर में हमें 26 मेंबर्ड रिंग्स देखने को मिलती है। मतलब हेक्सागोनल रिंग्स जो है हमें इसमें कितनी देखने को मिलती है, 20। और जो है पेंटागोनल रिंग्स इसमें किसमें देखने को मिलती हैं, 12 5 मेंबर्ड रिंग्स हमें इसमें देखने को मिलती हैं। उसके अलावा ये जो 6 मेंबर्ड रिंग्स होती हैं, ये 5 मेंबर्ड रिंग्स के साथ भी अटैच होती हैं और 6 मेंबर्ड रिंग्स के साथ भी अटैच होती हैं। जबकि ये 5 मेंबर्ड रिंग्स जो होती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अटैच होती हैं किसके साथ, 6 मेंबर्ड रिंग के साथ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस जो फुलरीन का जो है एक कैज लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इस केस में, इस फुलरीन्स के केस में जो कार्बन एटम होता है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड यहाँ पे कार्बन एटम होता है। और ये कार्बन एटम जो यहाँ पे होता है, हर एक कार्बन एटम जो है यहाँ पे फॉर्म करता है 3 सिग्मा बॉन्ड्स, किसके साथ, बाकी जो कार्बन एटम्स होते हैं। उसके अलावा जो है हम जानते हैं कि कार्बन के पास जो है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 4। उनमें से 3 तो हो गए बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए, लेकिन बचा है जो कौन सा वाला, एक इलेक्ट्रॉन। तो उसकी क्या होती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में उसकी क्या होती है, डीलोकलाइजेशन होती है। और इसी वजह से जो है इस केस में क्या आ जाता है, इस मॉलिक्यूल के केस में क्या आ जाता है, एरोमेटिक करैक्टर आ जाता है। उसके अलावा यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड भी देखने को मिलता है और डबल बॉन्ड भी देखने को मिलता है। यहाँ पे जो कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड होगा, उनके बीच की बॉन्ड लेंथ कितनी होगी, 145.3 पिकोमीटर। और यहाँ पे जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, उसके केस में हमें कितनी जो है बॉन्ड लेंथ देखने को मिलती है, 138.3 पिकोमीटर। अब जो है हम इसे बकमिंस्टर फुलरीन के नाम से भी क्यों जानते हैं, इसे हम बकमिंस्टर फुलरीन के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि एक अमेरिकन आर्किटेक्ट था जिसका नाम था रॉबर्ट बकमिंस्टर फुलर। वो क्या करता था कि वो कुछ जो है, कुछ स्ट्रक्चर्स जो थे, कुछ आइसो क्या कहते हैं, कुछ
जियोडेसिक डोम्स जो थे उसने कुछ डिजाइन किए थे जो कंटेन करते थे क्या, हेक्सागोनल और पेंटागोनल पैटर्न जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करते थे। तो इसी के बेस के ऊपर हम किसे क्या कहते हैं, बकमिंस्टर फुलरिंग। उसके अलावा जो है हमने बात की थी कार्बन नैनो ट्यूब्स के बारे में। कार्बन नैनो ट्यूब्स बेसिकली ये भी जो क्या होती हैं, ये भी एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन ही हैं। जिस तरह से हमने ग्रेफाइट के केस में देखा कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, लेयर्ड होता है, 2 डायमेंशनल होता है, उसी तरह से इन नैनो ट्यूब्स का भी क्या होता है, 2 डायमेंशनल जो है अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, वही लेयर्ड स्ट्रक्चर। इन कार्बन नैनो ट्यूब्स का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, इनका इस्तेमाल जो है डीएनए और प्रोटीन्स को एनालाइज करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन किस तरह से एनालाइज करते हैं, बाय एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी से जो है हम डीएनए और प्रोटीन्स को एनालाइज करते हैं। इन जो है कार्बन नैनो ट्यूब्स का इस्तेमाल करते हैं इस प्रोब टिप्स। तो ये था हमारे पास जो है एलोट्रॉप्स ऑफ दिस कार्बन। और लास्ट में हम यही कहते हैं कि जो भी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होंगी कार्बन की, चाहे वो ग्रेफाइट हो, चाहे वो डायमंड हो, चाहे वो फुलरिन हो, चाहे कार्बन नैनो ट्यूब्स हो, जब भी बर्न होंगे एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन और रिलीज करेंगे, क्या लास्ट में क्या रिलीज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज करना जो है यहाँ पे यह इंडिकेट करेगा कि ये क्या है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है।